ज्वेलरी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है। देखिए, सबसे पहले आयुषी समझना होगा कि गोल्ड में क्या हो रहा है। लगातार लोग जो थे वो गोल्ड में निवेश नहीं करना चाह रहे थे, तो इसकी क्या वजह थी? क्या इसकी वजह से गोल्ड की जो आज वैल्यू है वो और डिप्रिशिएट हो सकती है? गोल्ड तो हमारे पास है, सुरक्षित है, लेकिन म्यूचुअल फंड तो सिर्फ कागजी है। भारत में लोग गोल्ड पर ही इतना ज़्यादा भरोसा क्यों करते हैं? क्या लोन लेके गोल्ड खरीदना सही है? गोल्ड का इंडिया में एक इमोशनल कनेक्ट है जो शायद कभी ख़त्म नहीं होगा। दुबई जैसे जगहों से गोल्ड लाना सही है? दिन ब दिन बढ़ते सोने के दामों ने लोगों को एक अजीब सी कश्मकश में डाल दिया है। लोग निवेश तो करना चाहते हैं, पैसा सेव करना चाहते हैं, लेकिन सोने के दाम देखकर वो कहीं ना कहीं अपने पांव पीछे कर लेते हैं। क्या आपको भी लगता है कि सोने के अलावा आप कहाँ निवेश कर सकते हैं? शेयर मार्केट की जानकारी रखने वाले लोग कहेंगे कि म्यूचुअल फंड में या फिर शेयर मार्केट में, लेकिन अब म्यूचुअल फंड और गोल्ड में से किस में निवेश करना चाहिए, क्या आप ये जानते हैं? अगर आप भी निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं और आप हर महीने छोटी सी रकम बचाकर अपने लिए फ्यूचर में एक बड़ा कॉर्पस तैयार करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे गोल्ड वर्सेस म्यूचुअल फंड के बारे में और जानेंगे कि कहाँ पर निवेश करने से हमारे पास बड़ा फंड तैयार होगा। नमस्कार, मेरा नाम आयुषी है और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस। आज गोल्ड और म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने मेरे साथ मौजूद है हमारे बहुत ही खास मेहमान मिस्टर विश्वजीत पारस सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल और बहुत ही क्लीशे सवाल, म्यूचुअल फंड वर्सेस गोल्ड। देखिए, म्यूचुअल फंड एक प्रोडक्ट कैटेगरी है जहाँ पे आप इक्विटी में भी निवेश कर सकते हैं, डेट में भी निवेश कर सकते हैं और गोल्ड में भी निवेश कर सकते हैं। तो गोल्ड अपने आप में एक एसेट क्लास है और म्यूचुअल फंड्स में ये 3-4 एसेट क्लासेस अवेलेबल हैं जहाँ पे आप किसी भी एसेट क्लास पे निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड लोगों का पैसा पूल करके एक फंड मैनेजर को पैसा देते हैं, एएमसी को देते हैं, जहाँ पे वो इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे सिक्योरिटीज़ या गोल्ड या कमोडिटीज़ पे निवेश करते हैं और जो रिटर्न्स आते हैं वो वापस निवेशकों को चले जाते हैं। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड एक एसेट क्लास है, हमारे देश का सबसे प्रिय इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है। हम वर्ल्ड के सबसे सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं गोल्ड के। तो गोल्ड हमारे देश के लिए हमेशा एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट रहा है, ना कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट रहा है। तो मेरे ख्याल में ये सभी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सिर्फ गोल्ड या इक्विटी नहीं होना चाहिए। अच्छा पोर्टफोलियो तब होता है जब इक्विटी भी हो, डेट भी हो और गोल्ड भी हो, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन का लाभ मिलता है और किस एलोकेशन में हो ये आपको अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से देखना चाहिए। सर, रिटर्न्स की बात करें तो अक्सर गोल्ड में तो रिटर्न मिलता ही मिलता है। तो अगर जब गोल्ड में इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है, साथ ही साथ अगर घर की महिलाएं जो हैं वो ज्वेलरी खरीदते हैं, तो एक तो वो पहन भी पाती हैं, दूसरा आगे चलकर वो पास ऑन भी कर देती हैं और तो और उनको रिटर्न भी मिल जाता है। तो अगर ये 3 बड़े फ़ायदे अगर घर की महिलाओं को मिल रहे हैं, तो क्यों कोई इक्विटी या फिर म्यूचुअल फंड या डेट म्यूचुअल फंड इस तरीके के चीज़ों में निवेश करेगा? देखिए, सबसे पहले आयुषी समझना होगा कि गोल्ड में क्या हो रहा है। गोल्ड में जो एप्रिसिएशन आया वो 3 चीज़ों की वजह से आया है। नंबर 1, एक तो हमारी जो करेंसी है रुपी, उसमें काफ़ी डेप्रिसिएशन आया लास्ट 4-5 सालों में। तो जब रुपी डेप्रिशिएट होता है तो गोल्ड के प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं जब आप खरीदते हैं। दूसरा, अगर हम ग्लोबल अनसर्टेनिटी देखें, जैसे कि रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई या फिर अभी ईरान और यूएस की चल रही है, तो इन अनसर्टेनिटीज़ की वजह से भी गोल्ड में काफ़ी अप्रिसिएशन आता है, क्योंकि जब भी दुनिया में कुछ अनसर्टेनिटीज़ होती हैं तो गोल्ड में लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि एक सेफ हेवन माना जाता है। तो अभी तीसरा जो रिस्क जो चल रहा है आजकल ग्लोबली वो ये है कि डी-डॉलराइजेशन की बात चल रही है। तो ज़्यादातर सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को खरीद रहे हैं और अपना जो रिज़र्व है वो गोल्ड में रख रहे हैं। तो बहुत बल्क में गोल्ड खरीदा जा रहा है। अदरवाइज़ देखें तो गोल्ड का एज सच किसी देश को कोई लाभ नहीं होता। ये एक लॉकर में पड़ी हुई चीज़ है जो कोई किसी को लाभ नहीं दे रही है। इसका सिर्फ एक प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई है, जिसकी वजह से प्राइस एप्रिशिएट होता है। जब डिमांड ज़्यादा होगी और ये एकमात्र एसेट है जो ख़त्म हो सकता है ऐसा, तो इसलिए इसकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो जब भी डिमांड ज़्यादा होती है तो गोल्ड के प्राइसेस अप होते हैं। और इंडिया में बिल्कुल आपने ठीक बोला कि ज़्यादातर हमारे यहाँ जैसे डॉटर पैदा होती है तो माँ अभी से उसके लिए गोल्ड सेव करना शुरू कर देती है, ताकि
जब उसकी शादी हो तो वो गोल्ड में उसको गिफ्ट दे सके। और इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि इट्स लाइक एन किसी एमरजेंसी में अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो लिक्विडिटी है गोल्ड में, आप जाके बाज़ार में बेच सकते हैं और पैसा निकाल सकते हैं। तो एक तरीके का इंश्योरेंस आपके लिए हो गया है। अब बात करें गोल्ड में किस तरीके से निवेश करते हैं। अगर आप ज्वेलरी को बोलें तो मेरे हिसाब से ज्वेलरी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जब आप ज्वेलरी ख़रीदते हैं तो आप मेकिंग चार्जेस देते हैं, उसमें प्योरिटी का गेम रहता है, कभी 91% प्योर है, कुछ 92% प्योर है या 98-6% प्योर है, तो प्योरिटी का गेम रहता है। फिर आप उसको रखते हैं और मान लीजिए आप उसको रखेंगे कहाँ पे, या तो बैंक के किसी लॉकर में रखेंगे तो लॉकर चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, घर पे रखेंगे तो चोरी का डर भी हो सकता है। तो ये सारी तमाम चीज़ें जो हैं ये इन ज्वेलरी को थोड़ा सा नेगेटिव वे में ले जाती हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको अपनी वाइफ को खुश करना है, गिफ्ट देना है, तो मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। तो जब आप इसको बेचने जाएंगे तो भी किसी और ज्वेलर के पास जाएंगे तो वो कुछ प्योरिटी चार्जेस कम करेगा, कुछ मेकिंग चार्जेस कट जाएंगे आपके। तो एग्जांपल के तौर पे देखिए, आपने 1 लाख का ज्वेलरी ख़रीदा, लेकिन आजकल जो बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं 25, 30, 40% तक मेकिंग चार्जेस लेते हैं, तो आपने 1,30,000 रुपये तो 30,000 रुपये तो मेकिंग चार्जेस दिया, फिर GST दिया, तो 1,35,000 33,000 रुपये हो गया। तो जब आप बेचने जाएंगे और मान लीजिए गोल्ड में अप्रिसिएशन आ भी रहा है 7-8% का, तो भी 4-5 साल तो उस प्राइस तक पहुंचने में लग जाएंगे आपको। और फिर जब आप बेचने जाएंगे तो वो जो दूसरा ज्वेलर है वो उसकी प्योरिटी चार्जेस की वजह से कट कर देगा। मान लीजिए हो सकता है आपका 90 रुपये में बिके, तो 40 रुपये का कहीं ना कहीं आपको नुकसान हुआ। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप गोल्ड ज्वेलरी को इन्वेस्टमेंट ना समझें, आप अपनी ऑस्पिशियसनेस की वजह से खरीद रहे हैं, गिफ्ट देने की वजह से खरीद रहे हैं, तो वो एक अलग विकल्प है। म्यूचुअल फंड्स में दूसरा ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड्स में आपको लिक्विडिटी मिलती है, आप जब चाहे बेच सकते हैं। आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें, और मान लीजिए वो कंपनी जब ऊपर जाती हैं तो उससे देश की इकोनॉमी को भी लाभ होता है। तो जब आप निवेश करते हैं तो आपको कंपाउंडिंग का एडवांटेज मिलता है लॉन्ग टर्म में, और आप एक अच्छा कॉर्पस जनरेट कर पा सकते हैं। नॉर्मली हमारे देश में देखा गया है कि लोग गोल्ड को बेचते नहीं हैं, वो एक लास्ट ऑप्शन होता है कि जब बहुत ही मजबूरी होती है तभी गोल्ड को बेचा जाता है, इसलिए गोल्ड का आपको एप्रिसिएशन नज़र आता है। म्यूचुअल फंड्स में क्योंकि लिक्विडिटी अवेलेबल होती है, इसलिए ज़्यादातर निवेशक जब भी कोई मार्केट में डाउनफॉल आता है या बहुत पीक पे चला जाता है, लोगों को लगता है अब गिरेगा, तो लोग जल्दी जल्दी बेच देते हैं, इस वजह से वो कॉर्पस बड़ा नहीं बना पाते हैं। बट अदरवाइज वेल्थ क्रिएशन के लिए इक्विटीज़ एक बेटर विकल्प है, गोल्ड एक डाइवर्सिफिकेशन के लिए अच्छा ऑप्शन है, और हेज करने के लिए महंगाई के आसपास या बीट करने के लिए एक अच्छा विकल्प है। अगर हम लास्ट 1-2 साल की बात देखें तो गोल्ड ने एक्स्ट्रॉर्डनरी रिटर्न दिए हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आने वाले कई सालों में भी एक्स्ट्रॉर्डनरी रिटर्न्स आपको देखने को मिले। तो मेरे हिसाब से एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाएं, इक्विटी की भी जगह होनी चाहिए, गोल्ड की भी जगह होनी चाहिए, और डेट जो कि एक सेफ एसेट है जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिलती है, वो भी आपके पोर्टफोलियो में अवश्य होना चाहिए। सर, रिसेंट का अगर हम एक पैटर्न देखें तो अभी जब मिडिल ईस्ट वॉर स्टार्ट हुआ तब से गोल्ड के प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा उतार और चढ़ाव आया। लगातार लोग जो थे वो गोल्ड में निवेश नहीं करना चाह रहे थे, तो इसकी क्या वजह थी? देखिए, बिल्कुल आपने सही बताया। पहले नॉर्मली हम देखें 10, 20, 30 साल की हिस्ट्री देखें तो गोल्ड में वॉलेटिलिटी कम होती थी, लेकिन पिछले 1 साल में गोल्ड में 103% का रिटर्न मिला। तो जब एक्स्ट्रॉर्डनरी रिटर्न होगा तो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी भी उसके साथ आई जाती है। तो अगर हम देखें, क्योंकि वॉर चल रही थी, क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत तेज़ी से ऊपर चले गए थे, उसकी वजह से महंगाई बढ़ गई थी, तो कुछ पैसा गोल्ड से सेफ एसेट्स में चला गया, जिसकी वजह से गोल्ड में गिरावट भी आई। तो और कई बार सेंट्रल बैंक्स को लिक्विडिटी के लिए भी गोल्ड बेचना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहती है जब बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी रिटर्न्स आते हैं, और इसकी वजह से गोल्ड में आपको थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला। बट मेरे हिसाब से अभी गोल्ड के जो प्राइसेस देखें तो वो काफ़ी 20-25% करेक्शन हो चुका है। यहाँ से एक अच्छा विकल्प बनता है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड नहीं है तो आप सिस्टमैटिकली स्टैगर वे में थोड़ा बहुत गोल्ड खरीद सकते हैं, क्योंकि बिकॉज प्राइसिंग इज़ वेरी गुड। और आगे चल के जिस तरीके से गोल्ड ने रिटर्न्स दिए हैं पास्ट में भी, अगर उतने भी नहीं देगा तो भी एक एसेट क्लास है जो आपको इंश्योरेंस देता है, एक प्रोटेक्शन देता है और लिक्विडिटी भी देता है, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं।
नहीं, जिस तरीके से अभी लोगों ने सिग्नल दिया कि गोल्ड में हम उतना भरोसा नहीं कर पा रहे, क्या ऐसा आगे भी हो सकता है और क्या इसकी वजह से गोल्ड की जो आज वैल्यू है वो और डिप्रिशिएट हो सकती है? देखिए, गोल्ड मैंने बोला कि एक ऐसी एसेट क्लास है इसका एक्चुअली कोई यूज़ नहीं है, बट डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है। और इंडिया में डिमांड हमेशा रहती है, क्योंकि अभी आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर में आप देखेंगे बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, मैरिज सीजन्स हैं, तो लोग गोल्ड खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि गोल्ड में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी। लास्ट ईयर वॉज एक्सेप्शनल, क्योंकि रिटर्न्स भी बहुत एक्सेप्शनली हाई आए थे, उसकी वजह से आपको करेक्शन देखने को मिला। बट अगर आपके पोर्टफोलियो में 10-15% गोल्ड है तो वो उसकी वजह से आपको ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना पड़ेगा, बल्कि मेरे हिसाब से वॉलेटिलिटी काफ़ी कम हो जाती है गोल्ड अगर आपके पोर्टफोलियो में होता है तो। अच्छा, हम फेस्टिवल्स की बात कर रहे हैं तो जैसे अभी दिवाली धनतेरस आती है, तो धनतेरस पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं सोने के सिक्के, कड़े, रिंग्स, ये सारी चीज़ें खरीदते हैं। तो उस समय पे आप क्या सलाह देंगे कि आप सोना फिजिकल गोल्ड खरीद लीजिए, या फिर आपको अगर धनतेरस पे निवेश ही करना है, पैसा खर्च ही करना है, तो आप उसको गोल्ड ETF में लगा लीजिए? देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स की स्टाइल की बात करें तो मेरे हिसाब से गोल्ड ETF कहीं स्टेप्स आगे है ज्वेलरी से या फिजिकल गोल्ड से, क्योंकि फिजिकल गोल्ड में आपको मेकिंग चार्जेस, आपको GST देना पड़ता है, और आपको स्टोरेज का भी एक बड़ा रिस्क है, जैसे मैंने पहले बताया। गोल्ड ETF में आपको डिजिटल गोल्ड मिल रहा है, उतने 99.5% की प्योरिटी का गोल्ड आपके जितना पैसा आप ले रहे हैं, जितने यूनिट्स आप ले रहे हैं, उतना आपके लिए रखा गया है, सेफ़ है, और आप जब चाहे खरीद बेच कर सकते हैं। तो अगर शॉर्ट टर्म का आपका एस्पेक्ट है तो यहाँ आपको मेरे ख्याल में गोल्ड ETF कहीं बेहतर है, क्योंकि आपने 100 रुपये का गोल्ड खरीदा, 1 लाख का खरीदा अगर, तो आपने 1,03,000 में आपको गोल्ड मिल गया GST लगा के। बट आप बेचना चाहें तो उसी प्राइस पे आप मार्केट में बेच सकते हैं, जैसे स्टॉक्स खरीदते बेचते हैं, ETF आप वैसे ही खरीद बेच कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी आपको मिलती है, मेकिंग चार्जेस नहीं देने पड़ रहे हैं, और गोल्ड का जो एप्रिसिएशन है वो आपको पूरा मिल रहा है। तो इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल दें, ऑस्पिशियसनेस निकाल दें, तो ETF बेटर है। बट अगर आपको लगता है कि मुझे प्रॉस्पेरिटी, अगर मैं सोने के बिस्किट लाता हूँ या कॉइन लाता हूँ उसी से आती है, तो उसमें कोई हार्म नहीं है। बट गोल्ड में भी आप एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं कि जो एक सिंबॉलिक है वो आप फिजिकल गोल्ड रखें। वाइफ के लिए गिफ्ट देना है, डॉटर के लिए गिफ्ट देना है, तो ज्वेलरी आप ज़रूर कंसिडर करें। बट अदरवाइज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड ETF कहीं बेहतर है, विकल्प है बाकी कंपैरिजन में। इमोशंस यहाँ पे मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि लोगों का पूरा इमोशन से ही जुड़ा है कि मुझे गोल्ड का सिक्का गिफ्ट मिला या गोल्ड का कड़ा गिफ्ट मिला। तो अगर हम किसी नॉर्मल व्यक्ति को समझाने भी जाएं कि आप गोल्ड छोड़ के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, तो हमें ये तर्क मिलता है कि गोल्ड तो हमारे पास है, सुरक्षित है, लेकिन म्यूचुअल फंड तो सिर्फ कागजी है। तो आप इस डर को, आप इस थॉट को आप कैसे दूर करेंगे? देखिए, जितना भी आपने गोल्ड ETF में गोल्ड खरीदा वो बिल्कुल 100% सेफ है, क्योंकि उतने ही अमाउंट का गोल्ड स्टोरेज में पड़ा है 99.5% प्योरिटी के हिसाब से। जितने भी यूनिट्स आपने खरीदे उतने ही यूनिट्स का गोल्ड आपको वहाँ पे मिलेगा। तो सेफ्टी तो पूरी है, और यहाँ पे एप्रिसिएशन भी मिल रहा है आपको गोल्ड का, रिस्क भी नहीं है, और आप कभी भी बेच सकते हैं, और आप चाहें तो उसी पैसे को रिडीम करके आप गोल्ड भी खरीद सकते हैं जब आपको ज़रूरत हो। तो आपको सेफ्टी का भी डर नहीं है। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक कि सेफ्टी का हिसाब है तो गोल्ड ETF बिल्कुल सेफ़ है, और सेबी रेगुलेटर है, तो मेरे हिसाब से कहीं कहीं दिक्कत आनी नहीं चाहिए। क्या लोन लेके गोल्ड खरीदना सही है? जी देखिए, लोन लेके तो मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगा कि आपको गोल्ड खरीदना चाहिए। डेट में आपको तभी जाना चाहिए जब आपको बहुत आवश्यक हो और आप उसको मैनेज कर सकें। नहीं तो कई बार गोल्ड में भी जैसे आपने उतार चढ़ाव देखा, और आपको लोन के तो 6-7%, 8% देने ही पड़ेंगे। कई बार लोग पर्सनल लोन लेके भी गोल्ड खरीदते हैं, तो वो तो और हानिकारक है। तो आप एक डेट ट्रैप में फंस सकते हैं, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज आपको देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से लोन लेके गोल्ड, अनलेस कोई मैरिज है या कोई इमोशनल नीड है, तो आप अवश्य खरीदें। बट मेरे ख्याल से सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे लोन कम है और एप्रिसिएशन ज़्यादा मिलेगा, तो शायद इतना डिफरेंस ना मिले और आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि क्या होता है ना, अचानक से अगर सोने के दाम गिर जाते हैं तो लोग लोन लेके सोना खरीद लेते हैं, तो नहीं करना चाहिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट्स शुरुआत जब होती है जब आपने अपने लोन्स अपने मैनेज कर रहे हैं, आप इंश्योर्ड हैं, आपने मेडिक्लेम ले रखा है, टर्म प्लान ले रखा है, उसके बाद कहीं जाके आप इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाते हैं।
जो क्विक मनी बनाना चाहते हैं वो थोड़ा रिस्की होता है। गोल्ड ETF उसमें बेटर ऑप्शन है क्योंकि आप जल्दी खरीद बेच कर सकते हैं। ऐसे और भी विकल्प हैं गोल्ड में, जैसे कि सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स हैं जहाँ पे आप 8 साल के लिए पैसा आपको रखना पड़ता है लेकिन टैक्स फ्री पैसा मिलता है। या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश कर सकते हैं जो फर्दर आगे गोल्ड ETF में निवेश करते हैं। तो मेरे ख्याल से लोन लेके गोल्ड खरीदना, अनलेस कि आपका कोई इमोशनल गोल है, इमोशनल नीड है, तब तो ठीक है, बट इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हैं तो शायद गलत होगा। अच्छा, अगर इमरजेंसी के टाइम पे गोल्ड बेचना ज़्यादा इजी होगा या म्यूचुअल फंड? देखिए मेरे हिसाब से अगर ETF में है तो इमीडिएटली आप जैसे शेयर्स बेचते हैं वैसे म्यूचुअल फंड बेचते हैं और तो आप आराम से बेच सकते हैं। गोल्ड ETF में तो आप मार्केट के डेली उसी प्राइस पे बेच सकते हैं। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड्स में तो पूरे दिन की NAV लगती है, उसके हिसाब से आप बेचते हैं। गोल्ड ETF तो जैसे शेयर खरीदते बेचते हैं, आप लाइव रियल टाइम खरीद बेच कर सकते हैं। अगर फिजिकल गोल्ड को आप बेचने जाएँ तो शायद आपको वहाँ पे प्योरिटी चार्जेस वगैरह देनी पड़ती हैं या मेकिंग चार्जेस कट हो जाते हैं। तो दोनों में लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, बट म्यूचुअल फंड्स में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो कोशिश करें आप कंपाउंडिंग का एडवांटेज लें और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें, तभी उसका लाभ होगा। तो बेचना अगर इमरजेंसी है तो मेरे हिसाब से लिक्विडिटी दोनों ही प्रोडक्ट अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। अभी हमने देखा पिछले दिनों कई सारे लोगों ने, जब सोने की कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और सरकार की तरफ से भी अपील की गई थी कि आप थोड़ा सोने में निवेश या फिर सोना ना खरीदें, तो लोगों ने अपने घर का सोना बेचकर सोना खरीदना शुरू किया या फिर उसे रेनोवेट कराना शुरू किया। तो मेरा अगला सवाल ये है कि अगर मेरे पास एक सोने का कड़ा है तो मैं उसको मेल्ट करवा कर उससे ज्वेलरी बनवाऊं या फिर उसको बेचकर उससे जो मुझे कैपिटल गेन हुआ है उससे मैं ज्वेलरी खरीदूं? देखिए अगर फिजिकल गोल्ड आप बेचने जाते हैं तो उसमें से ज़्यादातर आप अगर ज्वेलर्स के पास जाएंगे, बड़े ज्वेलर्स के पास, तो वो गोल्ड को मेल्ट कर देते हैं और आपको एक प्राइस बता देते हैं जो उस प्योरिटी के हिसाब से मिलता है। तो अगर आप उस गोल्ड को बेचते हैं तो आप अपनी ज्वेलरी अपनी पसंद की ले सकते हैं। बट मेरे ख्याल में दोनों ही ऑप्शंस में आपको नया गोल्ड खरीदने के लिए GST देना पड़ेगा और मेकिंग चार्जेस और ये जो अलग बाकी खर्चे हैं वो आपको कम करवाने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल में आई डोंट एडवाइस कि आप गोल्ड बेच के गोल्ड खरीदें, ऐसा तो कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं, वो गोल्ड गवर्नमेंट ने इसलिए मना किया था कि गोल्ड जो है डॉलर्स में मेजर होता है। तो जब आप गोल्ड खरीदते हैं तो आप कहीं ना कहीं डॉलर पैसा बाहर भेज रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे देश की जो करेंसी थी वो डिप्रिशिएट हो रही थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने आपको सलाह दी कि आप गोल्ड ना खरीदें। बट अगर आपको गोल्ड खरीदना ही है, पुराना गोल्ड आप बिल्कुल उसको यूज़ कर सकते हैं। नया गोल्ड खरीदने से अच्छा है कि आपको वो गोल्ड यूज़ में आ जाएगा, नहीं तो वो पड़ा पड़ा भी कोई खास आपको लाभ नहीं दे रहा। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हो सकता है काफ़ी लोगों को ये सवाल बेकार लगे, बट एक घर में कितना गोल्ड होना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से घर में गोल्ड की बजाय अगर हम देखें कि आपका जो टोटल पोर्टफोलियो है, जिसमें गोल्ड भी है, डेट भी है, इक्विटी भी है, सारा अगर हम 100 रुपये मान लें कैलकुलेशन के लिए, तो 15 से 20% मैक्सिमम आपके पास गोल्ड होना चाहिए। कोई किसी के पास 1 करोड़ रुपया टोटल, तो 20 लाख का गोल्ड हो सकता है। किसी के पास 100 रुपये हैं, 1 लाख, मान लीजिए 1 लाख रुपये है तो 20,000 का गोल्ड हो सकता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टोटल कॉर्पस कितना है, टोटल आपकी वो कितनी है। घर को अलग कर दीजिए, घर को उसको कॉर्पस में नहीं कीजिएगा। ज्वेलरी को भी वैसे हम इन्वेस्टमेंट नहीं मानते, बट 15 से 20% आप गोल्ड रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। ये एक हेज का काम देगा, एक इंश्योरेंस है, प्रोटेक्शन है, कभी इमरजेंसी में आप इसको बेच सकते हैं। और ऐसा भी देखा गया है आयुषी, जब इक्विटी मार्केट में गिरावट होती है तो इनका जो आपस में गोल्ड का और इक्विटी का जो कोरिलेशन है बहुत कम है। तो अगर बाजार में गिरावट है तो गोल्ड में आपको अच्छे रेट देखने को मिलेंगे। आपने पिछले साल भी देखा इक्विटी मार्केट की परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन रही, लेकिन गोल्ड की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। तो ये क्योंकि नॉन कॉरिलेटेड है बाकी एसेट क्लासेस से, तो ये एक तरीके का डाइवर्सिफिकेशन का लाभ देता है आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को। तो मैं यही कहूँगा 15 से 20 रुपये मैक्सिमम आपके पास होने चाहिए, अगर आपके पास 100 रुपये की पड़े हैं आपके पास। एक और सवाल आता है कि आखिरकार भारत में लोग गोल्ड पर ही इतना ज़्यादा भरोसा क्यों करते हैं? देखिए गोल्ड, भारत एक जिसे कहते हैं ना सोने की चिड़िया कहा जाता था, और आज ग्लोबली भी गोल्ड की बहुत अच्छी डिमांड है। लोगों को लगता है, और ये ऐसा सच भी है, कि अब जैसे डी-डॉलराइजेशन की बात चल रही है, तो जब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हुई तो काफ़ी कंट्रीज ने डॉलर्स में अपना रिजर्व रखा हुआ था, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला कि आज से डॉलर ज़ीरो हो गए रशिया के। तो बहुत सारे देशों को लगा कि यार ये तो डॉलर्स कभी भी अमेरिका बंद कर सकता है,
तो गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में कभी भी ख़त्म नहीं होगी और उसकी एक्सचेंज वैल्यू हमेशा रहती है। तो इसलिए गोल्ड से हमेशा भारतीयों को तो प्यार रहा ही है, क्योंकि भारत के पास सबसे अधिक गोल्ड था और इसको एक प्रोटेक्शन, एक अच्छा गिफ्ट, एक इंश्योरेंस की तरह देखा जाता है। इंडिया में सिक्योरिटी की तरह देखा जाता है कि अगर इतना गोल्ड है तो सिक्योरिटी है। अगर आप साउथ की साइड जाएं तो वहाँ पे 2-2 किलो 3-3 किलो के ज्वेलरी शादी में दी जाती है, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस विदेश में जाते थे काम करने, तो वहाँ से पैसा कैसे लेके आए, तो वो गोल्ड लेके आते थे। तो गोल्ड का इंडिया में एक इमोशनल कनेक्ट है जो शायद कभी ख़त्म नहीं होगा, चाहे गोल्ड ETF हो, चाहे गोल्ड म्यूचुअल फंड हो, चाहे फिजिकल गोल्ड हो, चाहे ज्वेलरी हो। तो मेरे हिसाब से इसका रेलेवेंस हमेशा से रहने वाला है और अब तो और ज़्यादा रेलेवेंट हो गया, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से गोल्ड की एक नीड बढ़ गई है कि ये एक सिक्योरिटी दे सकता है और ये एक सेफ एसेट क्लास है जहाँ पे आपको इतना तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, नीचे नहीं जाएगा। अच्छा, हम विदेशों से गोल्ड लाने की बात कर रहे हैं, तो क्या थाईलैंड और दुबई जैसे जगहों से गोल्ड लाना सही है? देखिए सही, लोग दुबई से जाते हैं क्योंकि वहाँ पे डिज़ाइंस बहुत अच्छे मिलते हैं, ऐसा माना जाता है। रेट में भी अंतर होता है क्या भारत में और दुबई के गोल्ड रेट्स में? बिल्कुल, थोड़ा बहुत अंतर अवश्य रहता है, क्योंकि जब गवर्नमेंट ड्यूटी लगाती है, इनकम ड्यूटी लगाती है, तो उसकी वजह से रेट्स में फ़र्क आ जाता है। अदरवाइज ग्लोबली गोल्ड प्राइसेस तो सेम ही होते हैं, बट करेंसी की वजह से कभी कभी गोल्ड सस्ता महंगा होता है। जैसे पहले दुबई से लोग लाते थे तो गोल्ड वहाँ पे सस्ता होता था, तो लोग चेन पहन के आ जाते थे या सबको गिफ्ट पहना के आते थे, जिस पाने से सस्ता गोल्ड आ गया और डिज़ाइन भी बहुत अच्छे हैं। बट मेरे हिसाब से ये ऐसा करके हम शायद अपने देश के लिए कुछ नुकसान कर रहे हैं। और डिज़ाइंस, अब अगर आप बड़े बड़े ज्वेलर्स के पास जाएँ, आज इंडिया में भी तनिष्क है या बहुत सारे मालाबार जैसे ज्वेलर्स हैं, वहाँ पे भी आपको बहुत बेहतरीन डिज़ाइन देखने को मिल सकते हैं। टैक्स की जब बात आती है तो टैक्स कहाँ सबसे ज़्यादा कटता है कैपिटल पर, म्यूचुअल फंड या फिर गोल्ड? देखिए थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। इक्विटी में, म्यूचुअल फंड्स में अगर हम देखें, अगर कोई पैसा 1 साल के लिए निवेशित है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है जो कि 12.5% है कैपिटल गेन पे। तो अगर मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपए लगाया है, 1,30,000 रुपये बन गया है, तो 30,000 पे 12.5% आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ETF में तो सेम इक्विटी का ट्रीटमेंट है, तो 12.5% देना पड़ता है। लेकिन अगर कोई गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश करता है, तो क्योंकि गोल्ड म्यूचुअल फंड आगे फर्दर गोल्ड ETF में ही निवेश करते हैं, तो यहाँ पे उसको 2 साल का लॉक इन पीरियड होता है। तो 2 साल के बाद आपको 12.5% टैक्स देना है। तो ETF में 1 साल के बाद 12.5%, गोल्ड म्यूचुअल फंड में 2 साल के बाद 12.5% और इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1.25 लाख कैपिटल गेन के बाद 12.5%। SGBs आर टैक्स फ्री? XGBs आर टैक्स फ्री अगर आप 8 साल के लिए पैसा पार्क करते हैं। लेकिन अगर SGB की बात कर रहे हैं और अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड से क्या वो ज़्यादा बेहतर रिटर्न दे रहे हैं? देखिए SGB में अगर आप निवेश करते हैं, वैसे तो अभी SGB कोई अवेलेबल नहीं है, काफ़ी समय से कोई ट्रांच आया नहीं है, बट SGB बहुत बेहतर विकल्प है। बट ग्रो और ये अपस्टॉक्स वगैरह ब्रोकर्स पे अभी भी मिल जा रहे हैं। देखिए आप वो सेकेंडरी मार्केट में खरीद सकते हैं, लेकिन उसका टैक्स एफिशिएंसी में इतना लाभ नहीं है। अगर आपने RBI या बैंक से खरीदा है और आप 8 साल के लिए निवेशित रहते हैं, तो आपको 2.5% हर साल मिलेगा आपके कैपिटल के ऊपर जो एक्स्ट्रा है, और 8 साल के बाद सारा पैसा आपको टैक्स फ्री मिलेगा। तो टैक्स फ्री, टैक्स एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बहुत बेहतर विकल्प है। गोल्ड का एप्रिसिएशन तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप सेकेंडरी बाजार से खरीदते हैं तो गवर्नमेंट ने करेक्शन दिया है कि आपको टैक्स एडवांटेज शायद ना मिले। सर, इसकी क्या कोई वजह है जो सरकार ने SGBs को बंद कर दिया? देखिए गोल्ड, जब गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लेकर आए थे तो उनको लगा था कि बहुत सारे लोग पैसा लगाएंगे, लोगों ने लगाया भी, तो गवर्नमेंट को लगा कि गोल्ड में कितना एप्रिसिएशन हो जाएगा, 6-7% का एप्रिसिएशन हो जाएगा, तो हम उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं और 2.5% देना है और बाद में जो गोल्ड एप्रिसिएशन होगा दे देंगे, तो 7-8 साल के लिए पैसा गवर्नमेंट के पास रहेगा। लेकिन गोल्ड में जिस तरीके का उछाल आया, जिस तरीके का एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स देखने को मिले, उसकी वजह से गवर्नमेंट का थोड़ा सा पॉलिसी चेंज हो गया, क्योंकि इतना ज़्यादा रिटर्न्स देना क्या गवर्नमेंट ने प्लान नहीं किया था। गोल्ड का इतना एप्रिसिएशन हो जाएगा वो उनके शायद कहीं प्लान में नहीं था। इस वजह से आपने 1-1.5 साल से देखा होगा कि कोई ट्रांच अभी अवेलेबल नहीं है। बट अदरवाइज गोल्ड अगर किसी को खरीदना हो तो सोवरियन गोल्ड बॉन्ड इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू बाय गोल्ड फ्रॉम टैक्स एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो,
एंड आप 8 साल का लॉक इन रख रहे हैं तो अप्रिसिएशन भी आपको अच्छा मिल जाएगा। और 2.5% जो आपको अलग से मिल रहा है वो और किसी में नहीं मिलेगा। यहाँ पे कोई जीएसटी नहीं देना आपने, कोई मेकिंग चार्जेस नहीं है, कोई सिक्योरिटी चार्जेस नहीं है। तो ये एक बेस्ट विकल्प है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए खरीदते हैं तो मेरे हिसाब से गोल्ड ईटीएफ भी बेटर विकल्प है। और अगर आपने कोई फैमिली फंक्शंस के हिसाब से देखना है तो आप गोल्ड ज्वेलरी या फिर फिजिकल गोल्ड को आप अवश्य कंसिडर कर सकते हैं। हिडन रिस्क की बात करें तो म्यूचुअल फंड या गोल्ड किसमें सबसे ज़्यादा हिडन रिस्क है जो इन्वेस्टर्स को नहीं पता होते हैं, ना गोल्ड के बारे में और ना ही म्यूचुअल फंड के बारे में? देखिए, आज की तारीख में जिस तरीके से रेगुलेटर इतना एक्टिव है तो हिडन तो बहुत ज़्यादा नहीं रहा है। हाँ, रिस्क टॉलरेंस ज़्यादा हो सकता है कि अगर आप इक्विटी बाज़ार में निवेश करते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है गोल्ड के कंपैरिजन में। गोल्ड में थोड़ी वॉलेटिलिटी कम होती है अगर हम आखिरी के 1 आध साल को निकाल दें, और गोल्ड में भी अच्छे रिटर्न्स आखिरी के 10 साल का अगर हम रिटर्न देखें तो गोल्ड में बहुत हैंडसम रिटर्न्स देखने को मिले हैं। स्टेबिलिटी है, प्रोटेक्शन है, सेफ्टी है, वॉलेटिलिटी कम है, तो गोल्ड अच्छा है। लेकिन अगर किसी ने वेल्थ क्रिएट करनी है और लॉन्ग टर्म में तो आपको इक्विटी में निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग जैसे लाभ वो आपको इक्विटी में मिल सकते हैं। और इंडिया एक ऐसे दौर पे खड़ा है जहाँ पे वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अगर हमने यहाँ से अच्छे लेवल पे ग्रो किया तो आपको इक्विटी में एक बहुत अच्छा एप्रिसिएशन और बहुत बड़ा कॉर्पस आप जनरेट कर सकते हैं, जो शायद गोल्ड में ना करें। तो आइडियली गोल्ड भी होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए और एप्रिसिएशन भी मिल रहा है आपको। लेकिन अगर आपको इन्फ्लेशन बीट करना है तो वर्ल्ड वाइड ग्लोबली इक्विटी ने हर एसेट क्लास को आउट परफॉर्म किया है और इक्विटी में ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं। अगर आप निवेशित रहते हैं लॉन्ग टर्म में तभी आपको ये रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। एक और चीज़ आती है कि मार्केट रिस्क की बात तो हो गई, लेकिन एसेट एलोकेशन, एक निवेशक, आम निवेशक कितना वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे, कितना वो गोल्ड में इन्वेस्ट करे, या कितनी जो सरकारी स्कीम्स होती हैं, तो उसके लिए अगर 100 रुपये उसके पास है तो कहाँ कहाँ उसे कितना कितना एलोकेट करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो तीनों चीज़ों में निवेश करना चाहिए, सिर्फ एक में नहीं करना चाहिए। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, राइट, क्योंकि वॉलेटिलिटी आजकल हर जगह है। अगर हम इक्विटी में देखें तो रिस्क है ही, मार्केट का रिस्क है। गोल्ड में देखें तो यहाँ पे भी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिली है, और डेट में भी इंटरेस्ट रेट रिस्क रहते हैं। तो थोड़ा बहुत रिस्क तो हर जगह रहता है। डेट में सबसे कम रिस्क रहते हैं, राइट, स्टेबिलिटी के लिए पोर्टफोलियो में लाया जाता है। गोल्ड हेज के लिए लाया जाता है पोर्टफोलियो में, एक तरीके से इंश्योरेंस है और इन्फ्लेशन के आसपास से थोड़ा अच्छे रिटर्न दे देता है। और इक्विटी में कंपाउंडिंग और ग्रोथ के लिए आपको पोर्टफोलियो में निवेश करना चाहिए। तो अगर आप एक आइडियल पोर्टफोलियो बनाते हैं तो सबसे पहले तो मैंने जैसा बोला था कि आपको अपना रिस्क प्रोफाइल पता होना चाहिए, आपके गोल्स क्या हैं, कितने समय के लिए आप पैसा निवेश कर रहे हैं। ये 3 क्वेश्चंस का अगर आप आंसर सही दे देंगे तो आपका एसेट एलोकेशन सही बन जाएगा। लेकिन एक थंब रूल के हिसाब से देखें तो ऐसा बोला जाता है कि 100 माइनस योर एज आपका पैसा इक्विटी में होना चाहिए। यानी कि आप जितने यंग हैं उतना आप इक्विटी में ज़्यादा एक्सपोजर रख सकते हैं, और जैसे जैसे आप रिटायरमेंट के पास पहुंच रहे हैं जहाँ पे आप जोखिम कम उठा सकते हैं तो आपका इक्विटी एक्सपोजर थोड़ा कम हो जाता है। तो 100, अगर कोई 50 साल का है तो 50 रुपये इक्विटी में हो गए। 15 रुपये मेरे हिसाब से 15 से 20 रुपये आप गोल्ड में रख सकते हैं तो 70 रुपये हो गए। बाकी के 30 रुपये जो आपने बोला सरकारी स्कीम, चाहे वो आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है या पब्लिक प्रोविडेंट फंड है या कोई और बैंक में पड़ा हुआ है पैसा, तो आप डेट जैसी कैटेगरी में भी या बॉन्ड्स में भी निवेश कर सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड के थ्रू भी कर सकते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं या बहुत सा 16 तरीके की कैटेगरीज हैं डेट म्यूचुअल फंड में। तो आप किसी में भी अपने हिसाब से टाइम होराइजन के हिसाब से डेट में भी निवेश कर सकते हैं। जैसे 30 रुपये, तो पहले तो हर 3 जगह पर डिवाइड कर दीजिए, 50 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये। अब इन तीनों में भी आप डाइवर्सिफाइड रखिए। तो गोल्ड में, इक्विटी में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, गोल्ड में थोड़ा सा फिजिकल गोल्ड, थोड़ा सा गोल्ड ETF, अगर सोवरियन गोल्ड बॉन्ड मिले तो बहुत अच्छी बात है। और डेट में भी आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करिए कि आपका कितना टेन्योर है, उसके हिसाब से अपना पैसा रख सकते हैं। इमरजेंसी के लिए आप 6 महीने का जो आपका खर्च है वो रखें लिक्विड फंड में, उससे ज़्यादा शॉर्ट टर्म फंड्स या लॉन्ग टर्म फंड्स में रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखें। और जो एसेट एलोकेशन, आयुषी, जो लोगों को नहीं पता, मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद ये बेस्ट पार्ट होगा इस सेशन का। देखिए, एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी का मतलब होता है
कि आपने मान लीजिए एक अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से 50, 30, 20 कर लिया। अब होता है कि मान लीजिए बाज़ार में बाज़ार रैली में चला जाता है, राइज चल जाता है, बहुत स्टॉक्स ऊपर चले जाते हैं, तो ये 50 रुपये मान लीजिए 60, 70 रुपये हो जाता है, तो ये 20 रुपये बढ़ गया। अगर हम प्रोपोर्शनेटली देखें तो इक्विटी, डेट और गोल्ड थोड़ा कम हो गया, अब वो 20 नहीं रहा, वो 30 नहीं रहा, तो आपको वो 20 रुपये वहाँ से निकाल के इक्विटी से गोल्ड और डेट में ट्रांसफ़र कर देने चाहिए जब बाज़ार ऊपर गया। अब मान लीजिए बाज़ार नीचे चला जाता है, करेक्शन आ जाती है, और ये 50 रुपये मान लीजिए 40 रुपये हो जाते हैं, तब आपको क्या करना है, डेट और गोल्ड में से कुछ पैसा निकाल के इक्विटी में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। तो होगा क्या, जब आपका जब पैसा बढ़ गया तो आपने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करी, हाई पे सेल किया, राइट, और जब बाज़ार नीचे था तो आपने लो पे ख़रीदा, तो अच्छा रिटर्न तभी बनेंगे जब आप लो पे ख़रीदोगे और हाई पे सेल करोगे, राइट। तो इसको अगर कोई समझ ले और हर साल अपनी एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी को चेक कर ले तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। होता क्या है, जब 50 का 70 होता है तो लोगों को लालच आ जाता है, तो वहाँ ग्रीड जो है आपको कहती है कि 70 नहीं, अभी तो 80 होगा, तो वहाँ पे आप लालच चाहते हैं और मार्केट में करेक्शन आ जाती है। और वही जब 50 रुपये 40 हो जाता है, 35 हो जाता है, तो आपको फियर आगे माइंड में आ जाता है और आपको क्या लगता है कि अभी तो और गिरेगा, शायद ना निवेश करूं। तो आज गोल्ड को देखें तो गोल्ड में गिरावट है, 25% की गिरावट है, तो क्या नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन अभी कोई बात नहीं कर रहा। बात कब करेंगे, जब गोल्ड के प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं, फोमो हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, चांदी के साथ भी ऐसे ही, चांदी के साथ भी 4 लाख की चांदी जब लोगों ने खरीदी और आज, तो बिल्कुल ठीक है। ऐसे आज इक्विटी मार्केट को भी देखें तो 2 साल से अच्छे रिटर्न्स नहीं बने हैं। क्या इक्विटी बाजार में सेल लगी हुई है, क्या आपको म्यूचुअल फंड्स या शेयर सस्ते मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको अपना एलोकेशन इंक्रीज करना है। तो बस ये चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी 91% चांसेस है आपका पोर्टफोलियो हमेशा अच्छे रिटर्न्स देगा। एक साल में कितनी बार करना चाहिए ये? साल में एक बार बहुत है, साल में एक बार, इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। या अगर आपको लगे कि ये 50 रुपये जो है 6 महीने में 70 हो गए हैं, बहुत तेज़ी से कुछ बाजार में उतार चढ़ाव आया, तो आप उसको रिविजिट कर सकते हैं। बट अदरवाइज एवरेज आप साल में एक बार करें, अपने बर्थडे पे करें, न्यू ईयर पे करें, या 31 मार्च को करें, कोई भी एक डेट चुने, उसके हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर लें। अगर हम लो सैलरीड क्लास की बात करें, जैसे सपोज किसी की 25,000 सैलरी है, तो वो अपना फंड एलोकेशन कैसे करेगा? देखिए, फंड एलोकेशन जो है मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड SIP इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। अगर आप सैलरी फिक्स्ड इनकम आती है आपकी, तो आप फिक्स्ड इंटरवल पे 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, जो भी आपका क्षमता है उसके हिसाब से आप म्यूचुअल फंड SIP कीजिए, और 1000 रुपये की आप गोल्ड ETF में भी अपनी गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में भी SIP कर सकते हैं। अब गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड में आयुषी ये फ़र्क है कि गोल्ड ETF में निवेश करने के लिए आपके पास डीमैट होना चाहिए और वहाँ पे शायद आप SIP ना कर पाए, लेकिन गोल्ड म्यूचुअल फंड में कन्वीनियंस मिलती है, यहाँ पे आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है और आप SIP कर सकते हैं। तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में 500-1000 रुपये की SIP वहाँ कर सकते हैं। इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करें। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो शायद हो सकता है आपका EPF PPF में पैसा कट ही रहा होगा, तो डेट वाला भी हो गया, इक्विटी वाला भी हो गया, और गोल्ड में भी आपका एलोकेशन हो गया। और जब भी आपको बोनस मिले तो प्रोपोर्शनेटली आप खर्चा भी करें, लेकिन प्रोपोर्शनेटली यहाँ पे भी अपना एक्सपोजर इंक्रीज़ कर दें। और हर साल जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, जिस प्रोपोर्शन से 7%, 10%, अपनी SIP को भी इंक्रीज़ करें, गोल्ड को भी उस SIP में इंक्रीज़ करें, और हर तरीके से प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज़ करते जाएं, तो आप देखेंगे लंबे समय में आप एक बड़ा कॉर्पस जनरेट कर पाएंगे। अगर हम गोल्ड बनाम म्यूचुअल फंड की बात करें तो इन्वेस्टर्स कहाँ गलती करते हैं इन दोनों में इन्वेस्ट करने में? देखिए, गोल्ड में लोग निवेश जब करते हैं जब गोल्ड के प्राइसेस ऑलरेडी हाई चले जाते हैं, और अच्छी चीज़ क्या है कि गोल्ड बेचते नहीं है, तो गोल्ड में आपको एप्रिसिएशन देखने को मिलता है। म्यूचुअल फंड्स इक्विटी में क्योंकि आपके पास लिक्विडिटी है, क्योंकि आप रोज़ अपने जो मोबाइल में उसको देख पा रहे हो कि कितना बढ़ रहा है घट रहा है, न्यूज़ पढ़ रहे हो, तो आपके दिमाग में कभी फियर आ रहा है, कभी ग्रीड आ रहा है, तो आप जल्दी बेच देते हो, सेल कर देते हो, पैनिक में सेल कर देते हो। म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ी गलती यही है कि लोग सस्टेन नहीं करते लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को। अगर आप सस्टेन करेंगे तो आप समझ लीजिए म्यूचुअल फंड्स इक्विटी मतलब बाजार ऊपर नीचे जाएगा ही, उसका नेचर है।
तो जब नेचर है तो आप इन्वेस्टेड रहिए, आपने एसआईपी कर रखी है, जब आप बाजार नीचे जा रहा है तो आप ज़्यादा यूनिट्स खरीद रहे हैं, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग जिसे हम कहते हैं। और ये एक साइकिल है, 6-7 साल में आप देखेंगे कि आपकी जो परचेजिंग यूनिट्स है वो काफ़ी सस्ती हो गई हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ मिल गया, और बाज़ार में मान लीजिए राइज आ जाता है, स्टॉक्स में रैली आ जाती है, तो आपको एक अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो पैनिक में सेल ना करें, जब बाज़ार में गिरावट हो तब सेल ना करें, उसको कंटिन्यू रखें, जितना लॉन्ग टर्म रखेंगे उतना आपको लाभ होगा। ये 2 चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्या म्यूचुअल फंड इन्फ्लेशन को बीट करते हैं? अवश्य, बिल्कुल। देखिए, अगर म्यूचुअल फंड में इक्विटी की बात करें तो वर्ल्ड वाइड इक्विटी इज़ द ओनली एसेट क्लास जो इन्फ्लेशन को बहुत हैंडसमली बीट कर सकता है। हम 12-13% रिटर्न की बात करते हैं, राइट। इक्विटी में जब भी हम बात करते हैं 10 से 12% की बात करते हैं। महंगाई कितनी है? 5%, 6%, 7%। तो 4-5% से आप इक्विटी इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं। लेकिन निवेशक क्या करते हैं, मान लीजिए किसी ने बैंक में पैसा रखा हुआ है और बहुत सारा पैसा बैंक में रहता है, सेविंग अकाउंट में रहता है जहाँ पे 3.5-4% मिलता है, तो क्या आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आप एफडी कर रहे हैं, 7%, 7.5% की एफडी कर रहे हैं, उस एफडी में जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा, राइट। तो 6-7% तो महंगाई है और आपने टैक्स भी दे दिया, तो क्या आप बीट कर रहे हैं इन्फ्लेशन को? नहीं बीट कर रहे हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा एक्सपोजर इक्विटी में रखना पड़ेगा अगर आपको परचेजिंग पावर अपनी सही रखनी है क्योंकि आज का 30,000 का खर्च 20 साल बाद 50,000 हो जाएगा, 20 साल बाद 80,000 हो जाएगा, सॉरी। तो जब ये 30,000 80,000 हो जाएगा, अगर आपने इन्फ्लेशन को बीट नहीं किया तो आप अपने खर्चे नहीं कर पाएंगे पूरे और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। इसलिए कुछ पैसा आपको अपने गोल्स के साथ एसआईपी लिंक कर दीजिए, तो देखेंगे आप लंबे समय में आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे और इन्फ्लेशन को भी आप आराम से बीट कर पाएंगे। कौन सा वो सही टाइम होता है जब हमें गोल्ड से भी गोल्ड इन्वेस्टमेंट से बाहर हो जाना चाहिए या म्यूचुअल फंड से बाहर हो जाना चाहिए? देखिए, गोल्ड जब भी आपके गोल्स नियर होते हैं और आपको लगता है कि भाई मुझे पैसा चाहिए और गोल्ड मान लीजिए ऑल टाइम हाई, जैसे पिछले साल गोल्ड ऑल टाइम हाई था, तो वहाँ पे अगर हमने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर ली होती, जैसे मैंने आयुष्य आपको बताया कि एसेट एलोकेशन, मैंने आपको इक्विटी का समझाया, जो आपका गोल्ड का 20 रुपये, मान लीजिए ये 30 रुपये हो गया, तो भी आप 10 रुपये यहाँ से बुक कर सकते हैं, तो आपका 20 रुपये तो रहेगा ही रहेगा। तो आपको एप्रिसिएशन भी मिल गई, लाभ भी मिल गया। कई बार लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड तो कागजी है, गोल्ड तो फिजिकल है, राइट। तो कागजी हमने बनाया हुआ है, अगर हम उसको सही समय पे बेचते हैं या सही समय पे खरीदते हैं तो आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा और एक बड़ा कॉर्पस जनरेट करने के लिए भी मिलेगा। तो गोल्ड से भी आप बेच सकते हैं। जैसे पिछले साल एक बहुत ज़बरदस्त रैली देखने को मिली, तो आपका एसेट एलोकेशन चेंज हो गया, 20 से 30 रुपये हो गया, तो आप निकल सकते हैं, गोल्ड से पैसा बना सकते हैं। हम इस सेशन के लास्ट और सेकंड पार्ट पे आते हैं जहाँ पे रैपिड फायर होगा और लोग अक्सर ऐसे सवालों को जानने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो क्विक क्वेश्चन, गोल्ड और एसआईपी? बोथ, एसआईपी भी चाहिए और गोल्ड में भी एसआईपी की जा सकती है। ज्वेलरी या फिर गोल्ड ईटीएफ? एब्सोल्युटली गोल्ड ईटीएफ। लमसम वर्सेस एसआईपी? एसआईपी ऑलवेज, बिकॉज मार्केट टाइमिंग से बचना है तो एसआईपी आपको मार्केट टाइमिंग से बचाता है। लमसम थोड़ा रिस्की होता है, बाजार को टाइमिंग करना पड़ता है, तो वो बहुत मुश्किल होता है। हाई रिटर्न 5 साल में या लो रिटर्न 15 साल में? आप मेरे ख्याल में कंसिस्टेंटली बने रहें। एवरेज रिटर्न अगर 15 साल में मिलेंगे तो आपको कंपाउंडिंग का लाभ मिलेगा म्यूचुअल फंड्स में, तो 15 साल वाला मेरे ख्याल में फेज ज़्यादा अच्छा है। म्यूचुअल फंड ज़्यादा सेफ है या गोल्ड ज़्यादा सेफ है? दोनों ही सेफ है, लेकिन गोल्ड थोड़ा सा रिस्क थोड़ा गोल्ड में कम है और वॉलेटिलिटी भी गोल्ड में कम है। म्यूचुअल फंड इक्विटीज़ में अगर इक्विटीज़ में जाते हैं तो ऑब्वियसली रिस्क थोड़ा ज़्यादा है गोल्ड के कंपैरिजन में। डेट को कंपेयर करेंगे, डेट भी म्यूचुअल फंड है तो वहाँ पे थोड़ा रिस्क कम है, बट रिटर्न्स भी 6 से 8% के ही मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से गोल्ड इज़ अ विनर इन दैट। इन्फ्लेशन से बचने के लिए गोल्ड या म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ प्रोटेक्शन? वेल्थ क्रिएशन हमेशा इक्विटी से होती है, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड। प्रोटेक्शन, आई थिंक गोल्ड कैन बी अ गुड वेल्थ प्रोटेक्शन टूल फॉर एवरीबडी। न्यू इन्वेस्टर्स के लिए फर्स्ट इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए? मेरे ख्याल में न्यू इन्वेस्टर्स के लिए 5 चीज़ें होनी चाहिए। मैं थोड़ा, आपने एक बोला, मैं 5 बता रहा हूँ। सबसे पहले मेडिक्लेम होना चाहिए, टर्म प्लान होना चाहिए, म्यूचुअल फंड सिप बहुत अच्छा विकल्प है जो आपको स्टार्ट करना चाहिए, और सिप किसी भी फ्लेक्सी कैप या लार्ज एंड मिड कैप फंड में आप स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आपको बाजार का उतार चढ़ाव समझ में आए और फिर आगे चल के आप मिड कैप स्मॉल कैप पे जा सकते हैं। इसके अलावा डेट में भी होना चाहिए, जैसे कि ईपीएफ है या फिर
अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो एनपीएस को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी बनी बनाई मिलती है। तो ये चारों पांचों विकल्प आप कंसिडर करें और शुरुआत करें और लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रहें, तभी आपको एक बड़ा कॉर्पस बनाने को मिल सकता है। गोल्डन रूल फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स। Golden rule for Indian investors is don't try to time the market. Give time to the market. So how much time you are in the market is the best principle. जितना लंबा समय आप देंगे निवेश को उतना ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग और आपको एक बड़ा कॉर्पस मिलेगा। नॉर्मली लोग पैनिक में सेल करते हैं, इसलिए कॉर्पस जनरेट नहीं कर पाते हैं। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ थे मिस्टर विश्वजीत पारा सर, जिन्होंने म्यूचुअल फंड और गोल्ड के बारे में कई सारी बातें हमसे शेयर की। आपको ये पूरा पॉडकास्ट वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ आप हमसे किस बारे में जानना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बताइए। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके सारे सवालों का टाइम रहते जवाब दे सकें। मेरा नाम है आयुषी और आप अभी तक देख रहे थे जागरण बिजनेस।